चलो आज हम लोग फिर से एक नए जोश के साथ सालू वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सालू वंश फिर तुलु वंश जो है ना, ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे। देखो फिर हो सकता है तुलु वंश ज़्यादा बड़े हो, कृष्ण राय के बारे में बताए। तो सालू वंश जो है वो सामान्यतः जो क्या बोलते हैं, पहला वंश को संगम वंश, संगम वंश के बाद में सालू जो है वो आती है। ठीक है, देखो 1485 में संगम वंश के संस्थापक विरूपाक्ष द्वितीय की उसके ही सेनापति सालू नरसिंह ने हत्या कर दी। ठीक है, नरसिंह, ठीक है, ये नाम सालू नरसिंह जो है इसने हत्या कर दी। ठीक है, कर विजयनगर में दूसरे वंश सालू वंश की नींव रखी। विजयनगर के इतिहास में इसे प्रथम बला पहाड़ कहा था। मतलब एक तरह से बल प्रयोग करके पहाड़ तोड़ दिया उन्होंने, है ना, बला पहाड़। सालू नरसिंह योग्य एवं प्रतिभा संपन्न शासक था। क्या था? सालू वंश जो सिंपल बात, योग्य था, तभी तो उसको मार दिया है कि नहीं। उसने विजयनगर राज्य के वे क्षेत्र जो संगम वंश के समय बहमनी और उड़ीसा द्वारा हड़प लिए गए थे पुनः प्राप्त कर लिए। वह किसने, बहमनी लोगों ने और उड़ीसा द्वारा हड़प लिए गए थे, उसने वापस लेके आया। बोले चल लेके आओ सालू, उसको मार दिए तो तुम लोगों ने पेलेंगे। सालू नरसिंह की मृत्यु 1490 में हो गई। ठीक है, सालू नरसिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अल्पवयस्क पुत्र इमाड़ी नरसिंह शासक बना। नाम से लग रहा है क्या नाम, इमाड़ी जुगाड़ी। देखो नाम है इमाड़ी, इसका दिमाग था खराब, इसकी कमजोर थी दिमाग की हालत। ठीक है, माड़ी इसके साथ, सबके साथ इसके साथ माड़ी हुई। ठीक है, नाम ही था इमाड़ी नरसिंह। ठीक है, इसके साथ माड़ी हुआ। इसका संरक्षक नरसा नायक था। 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने, अब नरसा नायक के बेटे ने, वीर नरसिंह ने सालू वंश के इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी। बोला कि मेरा पापा जो है इसका क्या संरक्षक बना हुआ, मैं इसको मार के मैं ही राजा बन जाता हूँ। कितना अच्छा दिमाग लगा उसने, सोचो। ठीक है, इमाड़ी नरसिंह को मार दिया उसने। ठीक है, वीर नरसिंह ने, बोले मेरे नाम में भी वीर है, और उसकी जगह तुलु वंश की स्थापना कर दी। इसे द्वितीय बल्ला पहाड़ कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय बल्ला पहाड़, द्वितीय 2 बार बला जो है इन पर गिरी। वो लोग तुलु वंश की बात करते हैं। 1505 में वीर नरसिंह तुलु वंश का प्रथम शासक। सिंपल बात है, वीर नरसिंह वही आदमी था जिसने क्या हुआ, उसको मारा। क्या नाम है, इमाड़ी को, इमादी ऐसे माड़ी हुआ ना, इसके साथ माड़ी हुआ, बहुत माड़ी हुई इसके साथ। आंतरिक अशांति एवं सामंतवादी सरदारों के विरोध के कारण उसका शासनकाल युद्धों में ही व्यतीत रहा। मतलब वो आंतरिक कमजोरी इतनी थी जिसके कारण क्या होना कि बार बार जो है वो युद्ध में ही उसका जिंदगी निकल गया। 1509 में उसकी मृत्यु के बाद उसका सौतेला भाई कृष्ण देव राय शासक बना। सौतेला भाई, अब सौतेला भाई को मौका मिला कृष्णदेव को। कृष्णदेव अच्छा, जहां तक मेरे को लगता है एक अच्छा राजा था। कृष्णदेव तुलु वंश तथा विजयनगर साम्राज्य का महानतम शासक था। समझ, नाम में जो भगवान वाली फीलिंग है, कृष्ण और देव साथ में, क्या बात है, मजा आ गया है ना। क्या राय इसमें, इस पर क्या राय, कृष्ण साथ में देव भी साथ में, राय क्या, क्या बात है। कृष्णदेव राय जब शासक बना तो राज्य में अर्थव्यवस्था एवं अव्यवस्था एवं अशांति तो पता ही है, छोड़ के ऐसे गया था तो कि अव्यवस्था है, जिससे कृष्णदेव राय ने कठोर कानून बनाने की, उसने कठोर कानून स्थापित कर नियंत्रण उसने किया। ठीक है, अभी कृष्णदेव था तो नियंत्रण करेगा, कठोर कानून बना दी। कैसे कृष्णदेव, कैसे कठोर कानून। ठीक है, कृष्णदेव राय ने 1510 में बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया। ठीक है, बीदर का शासक कौन था, महमूद शाह। भाई ये महमूद, ये जो है ना, ये इतना दिक्कत है ना कि महमूद, मोहम्मद, फिर भी चलो कोई नहीं, याद किया जाएगा बहुत सारे, क्योंकि महमूद नाम बहुत ज्यादा है इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर 1512 में रायचूर, दोआब और गुलबर्गा के दुर्गों को भी इसने मतलब जीता। ठीक है, 1513 से 1518 के बीच उड़ीसा के गजपति शासक के विरुद्ध कई बार युद्ध अभियान किए। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव ने कृष्णदेव राय से संधि कर ली और अपनी पुत्री का विवाह कराया। बोले चलो बेटी से शादी करवा दो। 1520 में कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार कर लिया। किसको हराकर, गोलकुंडा को हरा दिया और वारंगल पर कब्जा कर लिया। ठीक है,
अंततः मात्र 10 वर्षों में कृष्णदेव राय ने अपने सभी विरोधियों को पराजित कर दक्षिण राज्य में स्वयं एवं विजयनगर की प्रभुसत्ता को सिद्ध भी कर दिया। क्या बात है, 10 सालों में सबको लपेट दिया, सब सालों को 10 सालों में लपेट दिया। ठीक है, कृष्णदेव राय के पुर्तगाली व्यापारी से संबंध मैत्रीपूर्ण थे, पुर्तगालियों से बहुत बढ़िया, मतलब देव सिंपल बात है। कृष्णदेव राय से ऐसे याद कर सकते हो कि एक बार पता है कृष्ण भगवान जो थे उसको गाली देते थे ना, क्या नाम, शिशुपाल जो है वो गाली देते थे, तो उन्होंने बोला कि तुम जो है 100 गाली दे सकते हो, तो वैसे ही याद कर सकते हो। तो पुर्तगाली जो है उनके साथ अच्छे संबंध थे इनके, गालियों से इनके अच्छे संबंध थे ना। इस संबंधों में मिलने वाली सुविधाओं एवं लाभों के द्वारा पुर्तगालियों ने पश्चिमी समुद्र में अपनी नौसेना का विकास भी कर लिया। कृष्णदेव राय महान शासक और विद्वान था, जिसके कारण उसे विद्वानों की भी परख भी थी। अनेक विद्वानों का संरक्षण पर भाई इतना समझदार तो था ही वो, है ना, बल्कि पुर्तगालियों से संबंध बनाना अच्छे तो दिमाग वाला था आपको। जैसे कृष्ण भगवान थे ऐसे ये था, है ना, कृष्ण भगवान भी कितने दिमाग वाले थे, तो ये भी सिंपल बात है, ये भी बहुत दिमाग वाला था। ठीक है, ये राजा में, ठीक है। उसके दरबार में 8 विद्वान यानी अष्ट दिग्गज करते थे, है ना, अष्टभुज थे ना, ऐसे कृष्ण भगवान के 8 हाथ थे, ऐसे मान लो अष्टभुज थे, तो ये अष्ट दिग्गज था। अष्ट दिग्गज तेलुगु कवियों में पेंडाना सर्वप्रथम थे। पेड़ डाना मतलब उसमें पेड़ जो उसमें से किसी को एक को पेड़ बना दिया इन्होंने, पेड़ डाना प्रमुख था। कृष्णदेव ने तेलुगु में, ये समझ में तो नहीं आएगा, आमुक्त माल्यद नामक पुस्तक की रचना की कृष्णदेव खुद ने। तेलुगु में आमुक्त माल्यद नामक पुस्तक की रचना की, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तरह ही राज्य व्यवस्था पर आधारित थी। मैं बोला कि कौटिल्य की जैसे लिख रहा हूँ भाई, कृष्ण राज है, इसने कृष्णदेव है, इसको समझ में आया कि क्या लिखूं, मतलब इसने ऐसे सोचा होगा, भाई बैठ के सोचा होगा क्या लिखूं, तो बोला कि और तो कुछ आता नहीं है, जो राजपाट चल रहा है उसी के बारे में लिख देते हैं कि नहीं भाई, और तो कुछ उसने वो कुछ खास अभी तक, मतलब जैसे दिमाग तो था ही, पर उसने सीखा तो यही था ना कि भाई कैसे किसको हराना है, कैसे जीतना है जनता, कैसे, तो उसने राज व्यवस्था के बारे में ही लिखा था। ठीक है, जैसे कौटिल्य ने लिखा था, कौटिल्य या जो भी चाणक्य जिसने लिखा था अर्थशास्त्र। देव राय को उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण आंध्र भोज कहा जाता है। उसका काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। क्या बात है, क्लासिकल शॉट, एकदम क्लासिकल साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है, मतलब तेलुगु साहित्य का। डोमिगो पायस नामक पुर्तगाली यात्री विजयनगर साम्राज्य की प्रशंसा करते हुए देव राय को एक महान शासक और न्यायप्रिय राजा कहा। ठीक है, अब डोमिगो पायस, हम पहले डोमिगो, मेरे को लगता है डोमिनोज पिज्जा जो है, पिज्जा ये खाने का, तो उसे मैं डोमिगो पायस शायद ये पिज्जा देना है होगा, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, तो कृष्ण भगवान को मैं भी पिज्जा खाने का मन किया होता, तो बोला कि यहाँ तो कोई बंदा नहीं है पुर्तगाली से, तो आपके अच्छे संबंध है, मंगवा लो डोमिनोज, बोला तो बोले मंगवा लो यार, डोमिनोज मंगवा लो। तो डोमिगो पायस बोले बहुत बढ़िया राजा है, बहुत बढ़िया, मस्त खुश है, मतलब क्या बोले, महान शासक है ना, पिज्जा देने आया, पिज्जा मेरे को भी थोड़ा सा खिलाया इन्होंने, तो खुश हो गया वो भी। फिर देवराय कृष्ण के शासनकाल में एक अन्य पुर्तगाली बारबोसा, ठीक है, फिर बोले कि देखिए कि बोले पिज्जा खा लें, पिज्जा मज़ा नहीं आया, चलो बाहर चलते, ठीक नहीं क्या, वहाँ पे डोसा खाएंगे, बोले बारबोसा ये जो है डोसा में हम खाएंगे, ठीक है। ये पुर्तगाली फिर से बोले कहाँ जाए, बोले कि इसके लिए जो है फिर से पुर्तगाली को बोलो डोसा पहुँचा देंगे, 2 बार, मतलब बार उनको बोलो कि बार आपको बोलना पड़ेगा कि वो डोसा पहुँचाए, तब जाके वो बार, तो बारबोसा ये याद रखना, ठीक है। उसने कृष्ण राय के श्रेष्ठ प्रशासक और उसके साम्राज्य की समृद्धि का बखान खुले शब्दों में किया है। बारबोसा के अनुसार कृष्णदेव राय एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। अब उसने बोला कि देखो कि जैसे मतलब बारबोसा था, जो भी मतलब पुर्तगाली था, वो आया, बोला कि उसने ये नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है ना, उन्होंने बोला कि देखो तुम भी थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा गुटकी तुम भी ले लो, टेंशन मत लो, जो होगा देखा जाएगा। तब फिर उसने बोला कि ये उन्होंने बाकी जगह जाते थे, तो बाकी जगह सब लोग जो है ये बोलते थे कि तुम पुर्तगाली हो, तुमको नहीं खिलाएंगे। यही एक आदमी था जिसने ऐसे बोला, इसने कुछ नहीं बोला, है ना, तो ये धर्मनिरपेक्ष का पत्र बताया उसने, ऐसे किया, मतलब ये सिंपल उसने ऐसे ही कहा होगा, मतलब ये जो है कहानी इस तरह से। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागल देवी के नाम पर नागल, ठीक है, मतलब हो सकता है उसके माँ के पेट में कोई बात ना गलती हो ना, तो इसलिए नाम ही रख दिया नागल, ठीक है, तो ना, या फिर उसका मुंह जो है नाग जैसा हो, ऐसे करके
सांप जैसे ऐसे, ठीक है, ऐसे सांप जैसे। तो बोले नाग जैसे मुंह है, इसलिए वहाँ का नाम नागल देवी, नागलापुर नामक नगर की स्थापना की उसने। अब कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी कौन है? भाई कृष्णदेव राय भी तुम्हारे का ना इंसान ही ना है। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। कृष्णदेव राय के पुत्रों के अल्पवयस्क होने के कारण उनकी सौतेला भाई जो है अच्युत देव राय शासक बना। ये क्या नाम है, क्या नाम है, ये चूत रख देते हैं, लेकिन अच्युत देव राय, ठीक है, ये ऐसा नाम है भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है, अच्युत देव राय। अच्युत लिखो यार, पहले गलत लिख दे रहे तुम, अच्युत देव राय। अरे यार अच्युत है, अच्युत देव राय। अब बोले कि साले जब तुम सौतेले होके बन सकते तो हम सौतेले होके काहे नहीं बन सकते, लेकिन तो ये भी सोतेले था अच्युत देव राय से, मतलब ये बना क्या नाम, शासक एक्स ने। इसके पश्चात सदाशिव राय जो है, सदाशिव राय शासक बना, जिस पर उसके मंत्री राम राय का अत्यधिक प्रभाव था। राम राय एक योग्य शासक प्रबंधक था, किंतु सफल कूटनीतिक न था। उसने बहमनी राज्य के खंडों से बने हुए 5 मुसलमानी राज्यों यानी अहमद, बीजा, गोलकुंडा, बीदर, बरार पर परस्पर फूट डालने और एक दूसरे के विरुद्ध सहायता करने की नीति अपनाई। कालांतर में राम राय के खिलाफ दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राज्यों जो कि है नई अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, मुस्लिम महासंघ का निर्माण कर राम राय को पहनने के लिए तेल लगा रहे थे, निर्माण कर ताली काटी, क्या नाम है, ताली कोटा, उसका कोटा खत्म करे। ताली कोटा में या रक्षसी तंगड़ी के युद्ध में राम राय को परास्त किया। ताली कोटा में उसको ताली बना दिया ना, ताली बजवा दिया, उसका कोटा फिक्स कर दिया। और रक्षी तंगड़ी में उसकी टंगड़ी तोड़ दी किसकी, राम, रक्षी में राम मतलब राम, ये जो है ना राम राय के लिए इसकी राम राय की टंगड़ी तोड़ेंगे, बोले कुछ साले इसकी स्थिति कर देंगे, ठीक है। इस तरह से क्या है कि राम राय को इन्होंने लपेटे में ले लिया। उल्लेखनीय है कि संयुक्त मोर्चे में बरार शामिल नहीं था, बरार जो है इसमें शामिल नहीं था ना, बरार हो गया था, ये तो हर जगह रहता था फरार, ठीक है। इस युद्ध के पश्चात राम राय को पकड़ कर उसकी हत्या कर दी, पकड़ के पेल दिया, उसके मुंह में दे दिया, पहले उसकी विजयनगर को लूट कर ध्वस्त कर दिया गया। वर्तमान में कर्नाटक के हम्पी नामक स्थान पर इसके अवशेष मिलते हैं। अब देखो अराविडू, अरे बिडू अरे बिडू इधर, तो ये अरे बिडू से ऐसे करके सब निकला होगा। तो ये अराविडू जो वंश है ये 1570 से 1570 से 1652 तक इन्होंने राज किया, ठीक है, 1652 तक लिखा हुआ तो है ही। तो अराविडू वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने, तिरुमल तीरू पानी में तैर रहा होगा वो तिरुमल, मतलब पानी में तैरता हुआ मल है, उससे इसका नाम आया होगा तिरुमल ने। पेनुकोंडा में की थी, पेनुकोंडा, ठीक है, पेनुकोंडा, पेन मतलब पेन भी होगा साथ में, पेनुकोंडा में उसने की, ठीक है। बोले ना 4 जगह पेनुकोंडा है ना, पेनुकोंडा थी, चंद्रगिरी थी, और खुद हम्पी यानी ये था, और ये एक तुम्हारा अरे यार आने कुंडा था ना, यहाँ 4 जगह पे यह इनकी राजधानी थी, ठीक है। तो इसने पेनुकोंडा में की थी इस वंश की स्थापना। यह दक्षिण भारत के विजयनगर का चौथा और अंतिम वंश था, ये लास्ट वंश है, इसके बाद काम खत्म हो जाएगी। इस वंश के शासक वेंकटदित्य ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया इसने, ठीक है। इस वेंकटगिरी नाम में देख लो, ठीक है, वेंकटगिरी क्या नाम है, वेंकटगिरी, ध्यान रखना, वेंकट शासक वेंकटदित्य ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया, तो वेंकटगिरी ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था, जिसके राज्य में तंजौर, मैसूर, मथुरा आदि स्वतंत्र राज्य का निर्माण हुआ। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। लास्ट में पतन तो होना ही, कुछ खास पतन दिया नहीं। फिर देखो विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन जो है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसा भी उसका प्रशासन था।